तो ज़ेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप के बीच वॉशिंगटन में वार्ता जारी है। अब से कुछ मिनटों बाद ट्रंप ओवल ऑफिस में नेतन्याहू के साथ भी बंद कमरे में बैठक करेंगे। यह मीटिंग ऐसे वक्त पर हो रही है जब पश्चिम एशिया से लेकर यूरोप तक 7 समंदर धधक रहे हैं। माना जा रहा है कि वॉशिंगटन में हो रही बैठकें महायुद्ध की पृष्ठभूमि लिखने वाली है। डर है बंद दरवाजे के पीछे होने वाले फैसले ईरान युद्ध और यूक्रेन युद्ध को एक फ्रंट पर ला सकते हैं। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा ने ईरान को 2022 से अब तक के कत्लेआम का जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि ईरान की धमकियों का कोई आधार नहीं है। वो यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमलों में सीधा भागीदार है। ईरान को खुद को पीड़ित बताने का कोई अधिकार नहीं है। तो पश्चिम एशिया से यूरोप तक 7 ऐसे समंदर हैं जो इस वक्त बारूद से या तो धधक रहे हैं या फिर यहां तनाव रेड लाइन पार कर चुका है और किसी भी वक्त बारूदी बारिश शुरू हो सकती है। अरब सागर में मौजूद फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में ईरान और अमेरिका आमने सामने हैं। वहीं लाल सागर में सऊदी और हूती के बीच युद्ध जारी है। दोनों एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। हालांकि ये फ्रंट अप्रत्यक्ष रूप से ईरान अमेरिका जंग का ही हिस्सा है। अब यूरोप की बात करें तो यहाँ अजोव सागर में यूक्रेन रूस के समुद्री मार्गों पर हमले कर रहा है, उसके शिप दहला रहा है। तो वही काला सागर में भी भीषण बारूद बरस रहा है। यहाँ रूस यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट पर हमले कर रहा है तो यूक्रेन क्रीमिया को दहला रहा है। बाल्टिक सागर में भी इस वक्त टेंशन हाई है। यहां डर है किसी भी वक्त रूस और नेटो के बीच जंग का नया फ्रंट खुल सकता है। भूमध्य सागर को भी सिर्फ एक चिंगारी का इंतजार है। इजराइल अगर ईरान जंग में कूदता है तो ईरान यहां मौजूद अमेरिकी बेस को दहलाएगा। लेकिन इस वक्त दुनिया की नजरें कैस्पियन सागर पर हैं, जो अभी तक सिर्फ रूस यूक्रेन जंग से जुड़ा था। लेकिन अब यूक्रेन यूएस वर्सेस रूस ईरान जंग में बदलता नजर आ रहा है और इसी वजह से कैस्पियन और इसकी वजह है कैस्पियन सागर में मौजूद ईरानी शिप पर यूक्रेन का हमला, जिसके बाद कैस्पियन सागर समंदर की जंग का एपिसेंटर बन चुका है। डर है कि सभी 7 समुद्रों की जंग एक ही फ्रंट पर आ सकती है। यानी अभी तक अरब और यूरोप जंग का जो फ्रंट अलग अलग नजर आ रहा है वो एक ही फ्रंट में तब्दील हो सकता है और यह आशंका सच हुई तो महातबाही तय। दावा है कि ज़ेलेंस्की ईरान युद्ध में मदद के बदले अमेरिका से पैट्रियट मिसाइलों की मांग करने वाले हैं, जिस पर बात बनी तो कैस्पियन सागर में हमले आगे भी जारी रह सकते हैं। यानी एक तरफ यूक्रेन रूस पर हमले तेज करेगा तो वहीं दूसरी तरफ कैस्पियन में ईरान की मदद रोकेगा। रिपोर्ट्स हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू भी युद्ध विस्तार के पक्ष में है, इसीलिए वो ईरान के परमाणु प्रोग्राम से जुड़ी रिपोर्ट ट्रंप के सामने पेश करने वाले हैं। अगर अमेरिका ईरान पर हमले शुरू करता है तो इजराइल भी जंग में ईरान पर सीधे हमले करेगा। साथ ही कैस्पियन में रूस ईरान संपर्क काटने के लिए हमले कर सकता है कि बातचीत की बातें ना समझी हैं। यूक्रेन के युद्ध में शामिल होने से एक और विश्व युद्ध छिड़ने की संभावना है। तीसरे विश्व युद्ध के सभी संकेत स्पष्ट हैं। और अप्रैल में अमेरिका ने ईरान की समंदर में नाकाबंदी की। ईरान के दक्षिणी तट से जहाजों के जरिए होने वाली सप्लाई को रोक दिया गया, लेकिन उत्तर में मौजूद कैस्पियन सागर से ईरान की सप्लाई जारी है। ये समंदर चारों तरफ से जमीन से घिरा है। इसके एक तरफ अजरबैजान है तो दूसरी तरफ तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान मौजूद है। इसके उत्तर में रूस और दक्षिण में ईरान है। ऐसे में अमेरिका चाहकर भी यहां नाकाबंदी नहीं कर सकता। यही वजह है कि रूस से ईरान समंदर के रास्ते सीधे जुड़ा हुआ है। अब एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि यूक्रेन को इस मोर्चे पर उतारा गया है। यूक्रेन ने ईरानी शिप दहलाकर साफ कर दिया है, ईरान रूस का शिपिंग रूट अब सुरक्षित नहीं है। यानी अमेरिका ने यूक्रेन के जरिए ईरान की दोहरी नाकाबंदी कर दी है। कैस्पियन सागर जलमार्ग को बाधित कर दिया है। ये नाकाबंदी और कड़ी हुई तो ईरान रूस एक दूसरे की मदद नहीं कर पाएंगे। सीज फायर के बाद अमेरिका ने 13 अप्रैल को ईरान की नौसैनिक नाकाबंदी की थी। ठीक उसी वक्त यूक्रेन ने काला सागर और अजोव सागर के जल मार्गों पर हमले शुरू कर दिए थे। यानी रूस ईरान के गठबंधन के खिलाफ ट्रंप ने अमेरिका यूक्रेन का एक सीक्रेट गठबंधन तैयार किया, जो अब दुनिया के सामने आकार लेता नजर आ रहा है। और रूस पर यूक्रेन के हमले पहले से और घातक होते जा रहे हैं और इसी के साथ इस जंग में विनाशकारी हथियारों के इस्तेमाल की आशंका बढ़ती जा रही है। ज़ेलेंस्की एक एक कर रूस के सभी तेल ठिकाने और बड़े कारखानों को टारगेट कर रहे हैं। ऐसे में रूसी अर्थव्यवस्था पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। रूस के लिए युद्ध की फंडिंग करने वाले ये ठिकाने नष्ट हुए तो बौखलाहट में पुतिन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यूक्रेन ने अब कैस्पियन में तबाही मचाने का जो अभियान शुरू किया है वो एक बड़े विनाश का संकेत दे रहा है। पहले चरण में 10 ड्रोन मॉस्को की तरफ आए। रूसी एयर डिफेंस ने सभी 10 ड्रोन को नष्ट कर दिया। दूसरे चरण में यूक्रेन से एक साथ 100 ड्रोन हमले हुए।
रिपोर्ट के मुताबिक मॉस्को पर यूक्रेन ने 390 ड्रोन से हमले किए, जिसमें से रूस सिर्फ 81 ड्रोन गिरा सका। कुछ ड्रोन टारगेट से भटक कर दूर चले गए। और कैस्पियन सागर में यूक्रेन ऐसी महातबाही लाने की कोशिश में है कि रूस की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाए। यूक्रेन का पहला टारगेट उत्तरी कैस्पियन सागर में यूरी कोरचागिन फील्ड है। कैस्पियन सागर में यह रूस का प्रमुख तेल गैस फील्ड है। यूक्रेन की सीमा से इसकी दूरी 1000 किलोमीटर है, लेकिन यूक्रेन लॉन्ग रेंज ड्रोन से यहां आसानी से हमले कर सकता है। इसी साल 10 अप्रैल को यहां ड्रोन हमला हुआ था। उससे पहले 11 जनवरी को भी हमला हुआ था, लेकिन अब यूक्रेन इस तेल ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट करने की प्लानिंग बना रहा है। इसी क्षेत्र में यूक्रेन का दूसरा टारगेट है व्लादिमीर फिलानोव्स्की फील्ड। यह कैस्पियन में सबसे बड़ा तेल गैस फील्ड है। रूस का यह तेल ठिकाना यूक्रेन की सीमा से करीब 900 किलोमीटर दूर है। 25 जुलाई को यूक्रेन से यहां ड्रोन हमला हुआ। अब तैयारी और बड़े हमले की है। 11 जनवरी को भी यूक्रेन ने यहां हमला किया था। कैस्पियन सागर में यूक्रेन का अगला टारगेट वॉलेरी ग्राइफर फील्ड है। यहां से हर दिन 24,000 बैरल तेल की सप्लाई होती है। 11 जनवरी को यूक्रेन ने यहां भी हमला किया था। अब यूक्रेनी जमीन से लगातार हमले की कोशिश हो रही है। कैस्पियन में यूक्रेन का तीसरा टारगेट भी नष्ट हुआ तो पुतिन के लिए बहुत मुश्किल हालात होंगे। रूस का सारापोल यूक्रेन की सीमा से 1300 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां यूक्रेन ने तेल ठिकानों को टारगेट किया। यूक्रेन ने सारापोल में रोस रिजर्व तेल डिपो को टारगेट किया। सारापोल में जनरेटर फैक्ट्री को निशाना बनाने की कोशिश की गई। यहां भी वाइल्ड बेरीज के गोदाम को निशाना बनाने की कोशिश हुई। यूक्रेन ने रोस्तोव में भी रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। यहां काला सागर में एक्सपोर्ट टर्मिनल पर ड्रोन से हमला किया गया। यारोस्लाव के तेल ठिकाने पर भी हमले किए गए। और रूस ने यूक्रेन से बदला लेने के लिए कीव समेत कई शहरों पर प्रहार किया। बौखलाहट में रूस ने मिकोलेव में 3 जहाजों को निशाना बनाया। मिकोलेव में जो जहाज हमले का शिकार हुए वो सभी कार्गो जहाज थे। रूस को इन जहाजों से कोई खतरा नहीं था। रूसी हमले के दौरान मिकोलेव में एक शख्स की मौत भी हो गई। रूस ने कैस्पियन का बदला लेने के लिए यूक्रेन में ऐसे कार्गो जहाजों को निशाना बनाया जो 2022 से ही पोर्ट पर खड़े थे और किसी तरह के ऑपरेशन में शामिल नहीं थे। खार्किव पोल्तावा रूट पर एक गैस स्टेशन पर रूसी हमला हुआ। गैस स्टेशन पर हमले के वक्त गाड़ियों की लाइन मौजूद थी, जिसकी वजह से 9 लोगों की मौत हो गई। धमाके में 76 लोग जख्मी हुए हैं। रूस के हमले में आम नागरिक निशाना बने। यूक्रेनी वायुसेना के मुताबिक सोमवार की रात से लेकर मंगलवार की सुबह तक रूस ने यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों पर 131 ड्रोन से हमला किया। रूस अब घातक हमले की तैयारी में है। यूक्रेन को तबाह करने की रणनीति बनी है। रूस ड्रोन ठिकानों को नष्ट करने की कोशिश में है। और अमेरिकी नाकेबंदी के खिलाफ ईरान ने नए वॉर प्लान का आगाज कर दिया है, क्योंकि ईरान अमेरिकी नाकेबंदी को युद्ध विस्तार का आधार मान रहा है। और यही वजह है कि ईरान की नजर दूसरे सबसे अहम समुद्री मार्ग बाब अल मंदेब पर है। इसलिए ईरान के प्रॉक्सी हूती ने मिशन सऊदी दहन की शुरुआत कर दी है। क्या ईरान का यह दोहरा चक्रव्यूह दुनिया को सबसे भीषण ऊर्जा संकट की तरफ धकेल देगा? देखिए इस रिपोर्ट में। कि हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका की नौसैनिक नाकाबंदी युद्ध को बढ़ाने जैसा है, मतलब युद्ध का विस्तार करना है। पिछले 3 दिनों में अमेरिका ने ईरान के तटीय और क्षेत्रीय जल क्षेत्र में ईरानी जहाजों, कमर्शियल जहाजों और तेल टैंकरों को धमकाया है। ईरान पर गैर कानूनी समुद्री नाकेबंदी लागू करने की कोशिश की है। यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के तेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ड्रोन हमला किया है। यह हमला सऊदी अरब के ड्रोन घुसपैठ के जवाब में किया गया। हूती हमले में जाजान रिफाइनरी को भी निशाना बनाया गया है, जिसकी क्षमता 4 लाख बैरल प्रतिदिन है। गैसिफिकेशन कॉम्प्लेक्स और टैंक फार्म समेत कई हिस्सों को नुकसान पहुंचा है। इस हमले के बाद सऊदी अरामको ने इसे कुछ समय के लिए बंद कर दिया है। सऊदी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक आतंकवादी हमले इराक की जमीन से किए गए और इन्हें ईरान समर्थित आतंकवादी मिलिशिया ने अंजाम दिया। हूती के ड्रोन देश के पूर्वी इलाकों और राजधानी रियाद को निशाना बना रहे थे। तो यानबू पाइपलाइन सऊदी अरब का एक बेहद महत्वपूर्ण रणनीतिक एनर्जी कॉरिडोर है। यानबू पाइपलाइन फारस की खाड़ी के पास अबकैक से शुरू होती है, जो सऊदी अरब के हिजाज पर्वतमाला को पार करते हुए पश्चिम में लाल सागर के तट पर बसे यानबू पोर्ट तक जाती है, जिसकी कुल लंबाई 1200 किलोमीटर है। यानबू में 2 बड़ी पाइपलाइनें बिछी। सामान्य दिनों में इसकी क्षमता 10 लाख बैरल प्रतिदिन होती है, लेकिन हॉर्मुज बंद होने के बाद से यहां से गुजरने वाले कच्चे तेल की मात्रा बढ़कर लगभग 36 लाख बैरल प्रतिदिन हो गई। यानबू पाइपलाइन से एशिया और यूरोप में तेल निर्यात होता है।
इस लाइन पर 11 से 13 उच्च क्षमता वाले पंपिंग स्टेशन हैं। यानबू पोर्ट में लगभग 11 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल स्टोर करने की क्षमता है। लगभग 15 से 20 लाख बैरल तेल यानबू की पेट्रोकेमिकल रिफाइनरियों को सप्लाई होता है। ईरान के समर्थन से चलने वाले प्रॉक्सी गुट हूती ने यानबू पोर्ट में सऊदी के क्रूड ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए हैं। इन हमलों की वजह से सऊदी अरब पर तेल निर्यात के लिए भारी संकट खड़ा हो गया है। अमेरिका ने ईरान पर हमले रोकने के कुछ दिनों बाद सऊदी अरब, जॉर्डन और इराक में लगातार ड्रोन हमले हो रहे थे। इजरायली सेना ने जॉर्डन सीमा के पास 2 संदिग्ध ड्रोनों को मार गिराया। जॉर्डन की सेना ने भी अपने हवाई क्षेत्र में दाखिल हो रहे ड्रोनों को मार गिराने की पुष्टि की। ऐसे ही ड्रोन हमले इराक के उत्तरी इलाके में हुए। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के साथ सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन भी हूती हमलों से पूरी तरह बंद हो जाती है, तो यह वैश्विक इतिहास का सबसे बड़ा सप्लाई शॉक साबित होगा, क्योंकि दुनिया की कुल तेल खपत प्रतिदिन लगभग 10.3 से 10.5 करोड़ बैरल है। पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से रोजाना 2 से 2.1 करोड़ बैरल तेल गुजरता था, जबकि सऊदी की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन की क्षमता 70 लाख बैरल प्रतिदिन है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन दोनों बंद हो जाएं, तो दुनिया की रोजाना सप्लाई ग्रिड को 2.5 करोड़ बैरल से ज्यादा तेल मिलना बंद हो जाएगा, यानी लगभग 25%, एक चौथाई। हॉर्मुज संकट की वजह से तेल की कीमत $100 से लेकर $120 प्रति बैरल के ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी है। अगर वेस्ट पाइपलाइन भी बंद हो जाती है, तो यही कीमत $150 से $200 प्रति बैरल तक पहुंचने की आशंका बढ़ जाएगी, जिससे वैश्विक स्तर पर गंभीर ऊर्जा संकट पैदा हो जाएगा। इसकी वजह से शिपिंग और इंश्योरेंस लागत बढ़ जाएगी। जहाजों का वॉर रिस्क प्रीमियम 200 से 500% तक बढ़ सकता है। अगर जहाजों को पूरे अफ्रीका यानी केप ऑफ गुड होप से घूम कर आना पड़ा, तो इससे सफर 12 से 15 दिन तक बढ़ जाएगा। साथ ही सफर का खर्च $10 लाख से ज्यादा होगा। इन रास्तों के बंद होने से वैश्विक रिफाइनिंग पर दबाव बढ़ेगा और दुनिया के अहम तेल भंडारों की क्षमता सीमित होती है। अगर रोजाना 2 करोड़ बैरल से अधिक का नुकसान हुआ, तो वैश्विक रिजर्व 2 से 3 महीने में ही खतरनाक स्तर तक गिर जाएंगे। तो एक तरफ ट्रंप चुनावी रैलियों में दावा कर रहे हैं कि ईरान घुटनों पर आ चुका है, लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप हथियारों के खाली होते गोदामों और सिर पर खड़े मिड टर्म चुनावों से बैकफुट पर है। और इस बीच बेंजामिन नेतन्याहू वाशिंगटन पहुंचे हुए हैं। नेतन्याहू के हाथों में ईरान के सबसे गुप्त भूमिगत परमाणु ठिकाने पिकेक्स माउंटेन की वो एक्सक्लूसिव खुफिया फाइल है, जो इस युद्ध का भविष्य और मध्य पूर्व का भूगोल बदल सकती है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि ईरान अब दबाव में है। अमेरिकी हमलों ने ईरान की सैन्य क्षमता को लगभग खत्म कर दिया है और अब तेहरान खुद बातचीत चाहता है। क्या यूक्रेन को हथियार बांटते बांटते और ईरान के हमले रोकते रोकते अमेरिका खुद निहत्था होने लगा है? क्या अमेरिका के गोला बारूद के गोदाम खाली हो चुके हैं? क्या महाशक्ति की मिसालें खत्म हो रही हैं? क्या ईरान के साथ जंग इसलिए रोकी क्योंकि पैट्रियट इंटरसेप्टर और अमेरिका के दूसरे हथियार कम पड़ने लगे थे? या फिर ईरान पर 2 हफ्ते की भयंकर बमबारी के बाद युद्ध रोकने का फैसला ट्रंप का सिर्फ माउथ मीडिया प्रचार है? पहला, अमेरिकी हथियारों की कमी से नहीं जूझ रहा। दूसरा, जंग इसलिए नहीं रुकी क्योंकि गोला बारूद खत्म हो रहा था। तीसरा, बातचीत इसलिए हो रही है क्योंकि ट्रंप के मुताबिक ईरान खुद बातचीत की मेज तक आया है। लेकिन इसी कहानी का दूसरा पहलू भी है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्टें बता रही हैं कि व्हाइट हाउस के भीतर युद्ध की अगली रणनीति पर लगातार मंथन चल रहा है। अमेरिका का दावा है कि उसकी हवाई बमबारी से कहीं ज्यादा उसके वित्त मंत्रालय यानी ट्रेजरी डिपार्टमेंट के कड़े प्रतिबंधों ने ईरान की कमर तोड़ दी है। तेहरान में पेट्रोल का अकाल पड़ चुका है, बैंकों से पैसा गायब हो रहा है और ईरान अपने भाड़े के लड़ाकों को सैलरी तक नहीं दे पा रहा। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ट्रंप को ईरान के पिकेक्स माउंटेन से जुड़ी नई खुफिया जानकारी सौंपने वाले हैं। ईरान के सबसे सुरक्षित अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स में परमाणु गतिविधियों के नए संकेत मिले हैं और नेतन्याहू ट्रंप को संदेश देना चाहते हैं कि ईरान बातचीत की मेज पर है, लेकिन उसके परमाणु कार्यक्रम की रफ्तार धीमी नहीं हुई है। सबसे पहले पिकेक्स माउंटेन, इसके बाद नंबर आता है नतान्स का, फिर फोर्दो, पहाड़ के भीतर बना भूमिगत परमाणु परिसर, अब देखिए इस्फहान।
ईरान के परमाणु अनुसंधान का प्रमुख केंद्र। अराक में ईरान का हेवी वाटर रिएक्टर है और बुशहर में ईरान का सबसे बड़ा परमाणु बिजली संयंत्र। और अमेरिकी हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर और उनके पारिवारिक सदस्यों की मौत के बाद से उबल रहा गुस्सा और उसकी आंच अब ट्रंप और उनके परिवार तक पहुंच गई। ईरान ने न सिर्फ ट्रंप परिवार के खिलाफ धमकी जारी की है, बल्कि एक ऐसा एआई वीडियो जारी किया है जिसने ट्रंप और उनकी पत्नी की सुरक्षा पर सवालिया निशान लगा दिया है। आखिर क्या है इस वीडियो में? मेलानिया ट्रंप को लेकर कौन सी अब यहां पर सुरक्षा की चिंताएं उभर आई हैं? आइए आपको दिखाता हूं इस रिपोर्ट में। अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप। मेलानिया की हत्या कहां और कैसे करें? तो क्या ईरान ट्रंप पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहा है? क्या एक वीडियो जारी करके ईरान ट्रंप को घुटने टेकने पर मजबूर कर रहा है? धमकी जारी होती है कि बैरन ट्रंप हमारा इंतजार करो। अमेरिकी मीडिया के अनुसार मेलानिया ट्रंप इस महीने पब्लिक इवेंट्स में कम ही नजर आई। व्हाइट हाउस के कॉरेस्पॉन्डेंस डिनर में भी शामिल नहीं हुई। ट्रंप खुद मान चुके हैं कि तेहरान उन्हें अपना प्राइमरी टारगेट मानता है।